चलिए जी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बातें नहीं अब हाँ, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? क्या विंड के बारे में ना। चलो 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। चलिए जी जो विंड ब्रेक या जो शेल्टर बेल्ट होता है, ठीक है, विंड ब्रेक या जो शेल्टर बेल्ट होता है उसकी विंडवार्ड साइड में या फिर लीवार्ड साइड में इल्ड पोटेंशियल जो है वो किस साइड का ज्यादा होता है? लीवार्ड साइड का विंड इल्ड पोटेंशियल जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। विंड का जो मोमेंट है वो किधर से किधर की होता है? हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर किसका मोमेंट होता है? विंड का। टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर विंड का मोमेंट होता है। क्लियर है? यदि मैं सी ब्रिज की बात करता हूं तो सी ब्रिज जो फिनोमिना है वो कब अकेयर होता है? डे टाइम या फिर नाइट टाइम? डे टाइम होता है, ठीक है। एक है केटाबेटिक विंड। केटाबेटिक विंड का अनदर नेम क्या है? माउंटेन विंड है, ठीक है। जबकि एनाबेटिक किसका है? वैली विंड का है। किसका है? वैली विंड का है। विनोविंग पर्पज की अगर हम बात करते हैं, किसकी? विनोविंग की। तो विनोविंग के लिए विंड की स्पीड कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर, मोर देन 15 किलोमीटर। लॉजिंग इफेक्ट जो है वो क्रॉप्स के अंदर कब होते हैं? जब विंड की स्पीड कितनी हो? मोर देन 50 किलोमीटर हो। सैंड को लिफ्ट करने के लिए विंड की स्पीड कितना होना चाहिए? 8 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? यदि अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल है। 1 पास्कल बराबर क्या होता है? 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 मेगा पास्कल बराबर कितने बार होते हैं? कितने होते हैं? 10 बार होते हैं, ठीक है। और 1 बार बराबर कितना मिली बार होता है? बोलो। 1000 मिली बार होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर दो कंडीशन है। एक तो इसमें टेम्परेचर स्टैंडर्ड होना चाहिए और एक इसका लेटीट्यूड स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो टेम्परेचर कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। और लेटीट्यूड कितना होता है? 45 डिग्री लेटीट्यूड होना चाहिए। क्लियर है? और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1013.25 कर लेना पीछे ना, मेरे ख्याल से आपने 1013 लिखा था। 0.25 मिली बार, ठीक है। 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां पर मैंने लिखाया था उसकी वैल्यू 1013.25 मिली बार है, ठीक है। ये सारी चीजें थी। लिख लिया यहां तक? चलिए, कल की क्लास के अंदर हमने शायद मेरे ख्याल से जब लास्ट पॉइंट में आपको लिखा रहा था तो मैंने कहा था कि विंड के अंदर मैंने कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको बताए थे, ठीक है। और उसके अंदर कहा था कि जब हाई विंड स्पीड होती है तो कौन सा रेशियो इंक्रीज होता है? रूट शूट रेशियो इंक्रीज होता है। मैंने एक चीज आपको लिखाया था कि हाई विंड स्पीड के केस में कौन सा रेशियो इंक्रीज होता है? रूट शूट रेशियो, यानी रूट डिवाइडेड बाय शूट। लेकिन कल मैंने आपको मेरे ख्याल से रूट शूट रेशियो के साथ साथ साइटोकाइनिन और ऑक्सिन रेशियो लिखा दिया था, यही लिखाया था। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना। उसका रीजन जो है ये है कि यहां पर जो है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आएगा। क्या आएगा? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आएगा। इसका रीजन क्या है? यदि अगर हम ऑक्सिन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ऑक्सिन की बात करते हैं, तो ऑक्सिन हमेशा कौन से पोर्शन पर बनता है? अपेक्स पोर्शन पर बनता है, जो कि क्या काम करता है? एपिकल डोमिनेंस का काम करता है। किसका काम करता है? एपिकल डोमिनेंस। आपने सुना होगा कि रूट को प्रमोट करने वाला जो हार्मोन होता है उसका नाम क्या है? आईबी है। क्या है? इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। और ये इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड किसका एक पार्ट है? ऑक्सिन का। जब इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड बनेगा तो किसका फॉर्मेशन होता है? रूट पोर्शन ज्यादा बनता है। तो एक चीज मेरे ख्याल से कल मैंने आपको उल्टा लिखा दिया था। जब रूट और शूट रेशियो इंक्रीज होता है तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो साइटोकाइनिन ऑक्सिन की जगह आपको क्या लिखना है? ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो जो है इंक्रीज होता है। क्लियर है? चलिए, आज की इस क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। लॉजिंग का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती हैं। ओके, एक होता है लॉगिंग, ठीक है, और एक होता है लॉजिंग, ठीक है, और एक होता है वाटर लॉगिंग। वाटर
लॉगिंग। तीन टर्म जनरली आपको देखने को मिलेगा, एक वाटर लॉगिंग, एक लॉगिंग और एक लॉजिंग। वाटर लॉगिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए सोइल है और इस सोइल के अंदर दो पोर होते हैं, एक माइक्रो होता है और एक मैक्रो होता है। तो माइक्रो और मैक्रो पोर दोनों किसके द्वारा फुलफिल हो जाए? वाटर के द्वारा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलते हैं, सैचुरेशन कैपेसिटी बोलते हैं और वाटर आपकी वाटर लॉगिंग कंडीशन कहा जाता है। क्लियर है? एक होता है लॉजिंग। लॉजिंग जनरली कुछ नहीं था कि हवाई एक कंट्री है, ठीक है, हवाई के अंदर जो है शुगर केन की क्रॉप ग्रो कर रखी थी और एक साइंटिस्ट है एच.एफ. क्लेमेंट। कौन थे? एच.एफ. क्लेमेंट। एच.एफ. क्लेमेंट ने देखा कि शुगर केन की लीव्स के अंदर जो डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट हुआ, उन्होंने कहा कि नीचे वाली पत्तियां अगर मान लीजिए येलो पड़ रही है तो उन्होंने कहा इसके अंदर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल सिम्टम्स, विजुअल डिफिशियंसी सिम्टम्स के बेसिस पर उन्होंने कहा कि इसके अंदर किस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी है। तो इस न्यूट्रिएंट डायग्नोसिस का पता करने के लिए जो टेक्निक्स फॉलो किया गया हवाई के अंदर शुगर केन के लिए, एच.एफ. क्लेमेंट ने उसके लिए क्या टर्म दिया था? लॉजिंग टर्म दिया था। ठीक है, तो ये क्या है? न्यूट्रिएंट की डायग्नोसिस करने का एक तरीका है जो किस क्रॉप में फॉलो किया जाता है? शुगर केन के अंदर। किस साइंटिस्ट ने दिया था? एच.एफ. क्लेमेंट ने। कहां पर दिया था? हवाई के अंदर। क्लियर है? इसके बाद लॉजिंग आप जानते हो, एलओडी, यानी जब एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ होता है और जब क्रॉप की हाइट बढ़ जाती है तो जब हाई विंड स्पीड चलती है मोर देन 50 किलोमीटर, ऐसा कहा जाता है, मोर देन 50 किलोमीटर की स्पीड से जब विंड चलती है तो क्रॉप जो है वो ग्राउंड पर फॉल हो जाती है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? लॉजिंग कहा जाता है। ठीक है, एलओडी। यहां पर क्या रहा है? लोड आ रहा है, मतलब इसने जो है ज्यादा, मतलब इसकी एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ हो चुकी है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यदि हम विंड की बात करते हैं तो विंड की डायरेक्शन को मेजर करने का, विंड के डायरेक्शन को मेजर जो है वो किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है? विंड वैन। किसके द्वारा? विंड वैन के द्वारा। ठीक है, लेकिन विंड के डायरेक्शन की बात न कर किसकी बात की जाए? विंड की स्पीड की। तो विंड की स्पीड के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? वेरी गुड, कौन सा? एनेमोमीटर। यदि एनेमोमीटर ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको याद रखना है रॉबिन्सन कप एनेमोमीटर। ठीक है, और रॉबिन्सन कप एनेमोमीटर भी अगर ऑप्शन में नहीं हो तो होगा दीने प्रेशर कप एनेमोमीटर। या तो एनेमोमीटर होगा, एनेमोमीटर नहीं है तो रॉबिन्सन कप एनेमोमीटर होगा, या फिर दीने प्रेशर कप एनेमोमीटर होगा। जनरली ये इंस्ट्रूमेंट आपने देखा भी होगा इस तरीके से, इसके अंदर एक स्टेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर थे। इस तरीके से 3 या 4 कप जो है इससे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इस रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर या फिर हम कहें एनीमोमीटर या दीने प्रेशर एनीमोमीटर के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन है जो याद रखना है। इसके अंदर कप की अगर हम बात करते हैं तो कप कितने होते हैं? 3 to 4 कप होते हैं। ठीक है, और इन कप का जो मोमेंट होता है, मोमेंट जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि विंड की स्पीड को किससे मेजर करते हैं? एनीमोमीटर से, या फिर रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर से, या फिर दीने प्रेशर कप एनीमोमीटर से। कप कितने होते हैं? 3 से 4 होते हैं। मोमेंट किस डायरेक्शन में होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये चीज क्लियर है? यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हम स्पीड को कैसे मेजर करेंगे। आपने कहा कि एनीमोमीटर का यूज जो है वो विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये मेजर कैसे की जाती है? होता क्या है, 3 मिनट के इंटरवल पर रीडिंग ली जाती है और उस 3 मिनट के इंटरवल पर जो रीडिंग आती है, मान लीजिए जैसे कि कोई ए रीडिंग आई है, ठीक है, तो उसको 20 से मल्टीप्लाई किया जाता है और वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है किलोमीटर पर हावर में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एनीमोमीटर के रीडिंग जो है वो कितने इंटरवल में ली जाती है? 3 मिनट के इंटरवल में। 3 मिनट में जो इंटरवल में जो रीडिंग आई है उससे किसको मल्टीप्लाई किया जाता है? 20 से। तो 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? 60 आता है। 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 हावर होता है। यानी 1 हावर के अंदर कितना किलोमीटर स्पीड से जो है विंड चल रही है उसको कैसे मेजर किया जाता है कि एनीमोमीटर होता है
उसके कब जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जो मूव करते हैं तो 3 मिनट में देखा जाता है कि कितनी बार मूव की है, यानी वो रीडिंग आई है, उस रीडिंग को किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 20 से किया जाता है। वैल्यू किस में आती है, किलोमीटर पर हावर के अंदर। ये चीज क्लियर रहेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा विंड स्पीड मान लीजिए जैसे कि अलग अलग विंड स्पीड आई, जैसे मान लो 1.5 किलोमीटर पर हावर आया, 2.5 किलोमीटर पर हावर आया, 3.5 किलो आया, 12.5 आया, 25.5 आया, 50 किलोमीटर, मतलब कई सारी जो है वो विंड के क्लासिफिकेशन हो गए, विंड के स्पीड के क्लासिफिकेशन हो गए। अब पर्टिकुलर देखा जाता है कि काम विंड किसको बोलेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड किसको बोलेंगे, ब्लेजर विंड किसको बोलेंगे। तो यानी डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ विंड स्पीड जो है वो एक स्केल के द्वारा दिए गए हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा स्केल जो है विंड की स्पीड का क्लासिफिकेशन करता है, तो याद रखना है ब्यूफोर्ट स्केल। कौन सा स्केल है, ब्यूफोर्ट स्केल। ब्यूफोर्ट स्केल यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ विंड स्पीड, ठीक है। तो विंड की स्पीड का क्लासिफिकेशन कौन से स्केल के द्वारा किया जाता है, ब्यूफोर्ट स्केल के द्वारा। विंड स्पीड किसके द्वारा मेजर की जाती है, एनीमोमीटर के द्वारा। विंड डायरेक्शन किसके द्वारा मेजर किया जाता है, विंड वैन के द्वारा। ये चीजें क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, यदि मान लीजिए मैं एक ग्लोब आपके सामने बनाता हूं, ठीक है, यदि मैं यहां पर डायरेक्शन लिखता हूं तो ये वाला कौन सा हो गया ईस्ट, ये कौन सा हो गया साउथ, ये कौन सा हो गया वेस्ट, ये कौन सा हो गया नॉर्थ। क्लियर है। अगर मैं यहां पर कहूं कि यहां पर मैं 90 डिग्री अगर मेंशन करता हूं तो यहां पर कौन कितना बनेगा 180 डिग्री का, इधर कितना बनेगा 270 डिग्री का, इधर कितना बनेगा 360 डिग्री का, ठीक है। ये चीज समझ में आई एक बार। मान लीजिए विंड जो है वो वेस्ट से चल रही है, किस डायरेक्शन से चल रही है, वेस्ट से चल रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेस्ट वार्ड का आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कोई विंड है जो वेस्ट से चल रही है या वेस्ट वार्ड उसका जो है मोशन हो रहा है, तो वो कितनी डिग्री एंगल पे चल रही है, तो कितनी डिग्री एंगल पर चलेगी 270 डिग्री एंगल पे चलेगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई विंड जो है साउथ वार्ड डायरेक्शन में चल रही है, यानी कहां से चल रही है, साउथ से चल रही है, तो वो कितना डिग्री एंगल पे चल रही है 180। ईस्ट से चल रही है तो कितने डिग्री एंगल पे 9, नॉर्थ से चल रही है तो कितने पर 360 पर। ये चीज क्लियर है क्या। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विंड जो है नॉर्थ ईस्ट वार्ड चल रही है, यानी नॉर्थ और ईस्ट दोनों के बीच में चल रही है, तो 360 में 90 को जोड़ोगे और उसका जो एवरेज निकालोगे वो इसका एंगल आ जाएगा। ये चीज क्लियर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये हमने क्या बताया। हाँ, एक और चीज, यूनिट की अगर हम बात करते हैं विंड के डायरेक्शन की यूनिट, यूनिट ऑफ विंड डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन। ये यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की या डायरेक्शन की, डायरेक्शन की। डायरेक्शन की बात करें तो 90 के पीछे क्या लग रहा है, डिग्री, यानी इसकी यूनिट क्या है, डिग्री है। क्या है, डिग्री है। लेकिन यदि अगर आपसे पूछा जाए यूनिट ऑफ विंड स्पीड, तो विंड स्पीड की क्या होगी, किलोमीटर पर हावर हो सकती है या फिर मीटर प्रति सेकंड हो सकती है, यानी यहां पर यूनिट जो है वो चेंज हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन पूछा गया है या स्पीड पूछी गई है। डायरेक्शन पूछा गया है तो यूनिट क्या है, डिग्री में। स्पीड पूछी गई है तो किस में है, किलोमीटर पर हावर में या फिर मीटर प्रति सेकंड में। यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करते हैं, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर यहां से क्वेश्चन पूछा गया तो लगभग चांसेस हैं कि जो सरफेस से पीजी की तैयारी कर रहे होंगे उनका ये क्वेश्चन राइट नहीं होगा। इन डेप्थ में जाकर अपन इस चीज को कवर करेंगे, ज्यादा आपको बोझ देने की आवश्यकता नहीं है माइंड पे, बस एक बार इस डायग्राम को समझना है। क्या आप इसको जानते हो क्या, इसको क्या बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं, ठीक है। और इस ग्लोब के मिड में जो है एक लाइन होती है जिसको हम 0 डिग्री लेटीट्यूड बोलते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है, ठीक है। बचपन में आपको बताया गया होगा कि 0 डिग्री के बाद जो आती है वो 23 हाफ आती है नॉर्थ पोल के अंदर, और इधर भी जो है 23 हाफ आती है साउथ पोल के अंदर। इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, यानी इसको जो है कर्क रेखा, इसको मकर रेखा कहा जाता है। ये आपने पहले पढ़ा है, लेकिन अपन यहाँ पर ग्लोब के बारे में बात नहीं करेंगे। अपन थोड़ा सा इसको हट के बात करते हैं जो हमारे विंड स्पीड के लिए काम की चीज है, ठीक है।
0 डिग्री के बाद यहाँ पर हम आज मेंशन करेंगे 30 डिग्री के बारे में, यहाँ हम बात करेंगे 60 डिग्री के बारे में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हम साउथ पोल की बात करें तो साउथ पोल में भी ऐसे ही, इधर जो है 30 डिग्री, फिर कितना 60 डिग्री, और फिर कितना यहाँ पर 90 डिग्री। ये चीज समझ में आई क्या? ये क्या है? साउथ पोल है। ये क्या है? नॉर्थ पोल है। ये चीज क्लियर है? यहां तक समझ में आई? अब एक और चीज याद रखना है कि इस इक्वेटर पर जो है 0 से 5, यहां पर हल्का सा जो है 0 to ये 5 डिग्री, इस वाले पोर्शन को कहा जाता है डोल्ट्रम। क्या कहा जाता है? डोल्ट्रम। तो एक चीज आ गई आपके पास, 0 डिग्री इक्वेटर से 5 डिग्री इक्वेटर को क्या कहा जाता है? डोल्ट्रम कहा जाता है। 0 डिग्री लेटीट्यूड से 5 डिग्री लेटीट्यूड को क्या कहा जाता है? डोल्ट्रम कहा जाता है। यहां तक समझ में आया? अब मेरे को ये बताओ कि इस इक्वेटर पर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है या कम होता है? टेम्परेचर यहाँ पर क्या होता है? ज्यादा होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? कम होता है। ये चीज क्लियर है? यदि मैं इस 30 डिग्री में और इस इक्वेटर में कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। ये चीज क्लियर है? रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर सन जो है वो डायरेक्टली इंसिडेंट करता है। ये चीज क्लियर है? यदि मैं 30 डिग्री की बात करूंगा तो 30 डिग्री पर टेम्परेचर क्या रहेगा? इसके कंपेरिजन में कम रहेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि विंड जो है 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर चलेगी या 0 से 30 की ओर चलेगी? 30 से 0 की ओर चलेगी। ये चीज क्लियर है? यही फंडा जो है नीचे वाली केस में होगा। यहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा। यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो विंड का मोमेंट होगा वो 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर होगा। इधर भी 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर होगा। ये चीज क्लियर है क्या? अब यहां पर जो ये डायरेक्शन है मोमेंट का या मोशन का, वो क्या रहेगा? इस तरीके से रहेगा। अगर इस तरीके से मूव कर रही है तो इधर वाला जो है, ये वाला जोन जो है, ईस्ट कहलाता है या वेस्ट कहलाता है? नॉर्थ कहलाता है? क्या कहलाता है? ईस्ट कहलाता है। जब कोई विंड ईस्ट से चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्टवार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईस्टवार्ड। या फिर क्या कहा जाता है? ईस्टर्लीज कहा जाता है। एक और वर्ड में बोल रहा हूं, ईस्टर्लीज। या फिर आप सभी जानते हैं क्या बोला जाता है? ईस्टवार्ड कहा जाता है। ये नॉर्थ पोल में चल रही है या साउथ पोल में चल रही है? नॉर्थ पोल में चल रही है। तो नॉर्थ पोल में जो विंड चलेगी 30 से 0 डिग्री की ओर, उसको हम क्या बोलेंगे? ईस्टवार्ड विंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ईस्टवार्ड कहेंगे। अगर साउथ डायरेक्शन में अगर ये ईस्ट से चलेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे? साउथवार्ड बोलेंगे। ये चीज क्लियर हुई क्या? मान लो मैं यहां पर एक वर्ड लिख देता हूं, ट्रेड विंड, या इसका अनदर नेम जो है वो हो जाएगा ट्रॉपिकल एस्टर्लीज। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख रहा हूं मोशन ऑफ विंड 30 डिग्री टू 0 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल इन नॉर्थ एंड साउथ पोल डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। एक बार इस डेफिनेशन को समझो तो, कि मोशन ऑफ विंड यानी हवाएं वायु जो है चल रही है 30 to 0 डिग्री इन नॉर्थ एंड साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से, या पोल हम वर्ड यूज नहीं करेंगे तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर इसके लिए यूज किया जाता है। हेमिस्फीयर, ठीक है। मोशन ऑफ विंड 30 डिग्री टू 0 डिग्री इन नॉर्थ एंड साउथर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। यहां पर देखो कि जो ये विंड चल रही है वो कहां से चल रही है? 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर। 30 डिग्री से 0 डिग्री विंड या मोशन ऑफ विंड फ्रॉम 30 डिग्री टू 0 डिग्री नॉर्थ में और साउथ में किस डायरेक्शन से आ रही है? ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है। इन विंड्स को मैंने क्या कहा? इन विंड्स को मैंने क्या कहा? ट्रेड विंड या फिर ट्रॉपिकल एस्टर्लीज कहा। ट्रॉपिकल एस्टर्लीज क्यों कहा? क्योंकि ये वाला जो जोन है 0 डिग्री इक्वेटर है, इसको हम ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। इस वजह से इस पर्टिकुलर जोन के अंदर जो चलने वाली वायु है उसको हम क्या बोलेंगे? या तो ट्रेड विंड बोलेंगे या ट्रॉपिकल एस्टर्लीज कहा जाएगा। क्लियर है क्या? ट्रॉपिकल एस्टर्लीज क्या होता है? समझ में आया?
कि भाई ये ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर एक 0 डिग्री लेटीट्यूड होता है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर को ट्रॉपिकल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं पे होता है। टेम्परेचर ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। इसके बाद में नॉर्थ पोल में जाओ या साउथ की तरफ जाओ, जो फर्स्ट आता है उसको हम 30 डिग्री बोलते हैं, जहां पर टेम्परेचर इसके कंपेरिजन में क्या होता है? कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जो विंड चलती है वो 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर, इधर भी 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर चलेगी। डायरेक्शन जो विंड का होगा वो कौन सा होगा? इस डायरेक्शन होगा। यानी किस डायरेक्शन से चलेगी? इससे चलेगी। इस वजह से इन विंड्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड कहा जाता है या ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज कहा जाता है। क्लियर है क्या? ये समझ में आया है नहीं आया आप लोगों को? पीछे नहीं आया समझ में भाई? क्लियर है? देखो समझ में आया हो तभी हाँ बोलना, अगर नहीं आया हो तो एक और बार अपन समझ लेंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए इसके बाद में सेकंड चीज को और समझते हैं। पोल पे आपने देखा होगा कि सबसे ठंडा जो है वो कौन सा जोन होता है? पोल। यानी ध्रुव जो है वो सबसे क्या होते हैं? ठंडे होते हैं, कोल्डेस्ट होते हैं। ठीक है, इधर आर्कटिक होता है और इधर अंटार्कटिक होता है। आपने दो चीजें सुना होगा, एक आर्कटिक होता है और एक अंटार्कटिक होता है। हमें भूगोल के अंदर नहीं जाना है। यदि हम सबसे ठंडे पैलेस की बात करते हैं तो कौन सा होगा? पोल वाला होगा। यानी ये 90 डिग्री जो है ये सबसे ठंडा होगा। जब सबसे ठंडा है तो टेम्परेचर यहाँ का क्या होगा? कम होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर इधर भी बात करें तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? कम और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। ये चीज क्लियर है? समझ में आया ये? अब मान लो इस 90 डिग्री और 60 डिग्री के अंदर अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो किसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा? 60 डिग्री का। आपने कहा कि यहां पर 60 डिग्री का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। ये चीज क्लियर है? इधर भी अगर मैं लिखूं तो यहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा? कम कम सॉरी, टेम्परेचर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। टेम्परेचर यहाँ का क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को? एक बार अपन इसको लिखते हैं क्योंकि एक और बार मैंने आपको बता दिया तो आपका माइंड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको यहां तक लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करना है ना, हम प्रेसिपिटेशन भी आज ही कवर करेंगे। हाई विंड स्पीड, कल मैंने एक लाइन लिखाई थी आपको, जूम करना है। मैं बोल भी रहा हूं, लिख लेना। कल मैंने एक लाइन लिखाया था, हाई विंड स्पीड के केस के अंदर रूट शूट रेशो इंक्रीज होता है। लेकिन बाद में मैंने शायद साइटोकाइनिन और ऑक्सिन वाला रेशो बता दिया था, उसको करेक्ट कर लेना। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशो जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, उसके बाद विंड की डायरेक्शन को किसके द्वारा मेजर किया जाता है? विंड वैन के द्वारा। स्पीड को या तो एनीमोमीटर या रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर या दीने प्रेशर कप एनीमोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। कप कितने होते हैं? 3 से 4 कप उसके अंदर लगे हुए होते हैं। मोमेंट किस किस तरीके का होता है? एंटी क्लॉकवाइज। रीडिंग जो है कितने मिनट के इंटरवल में लेता है? 3 मिनट के इंटरवल में। मान लीजिए कोई वैल्यू अगर आई है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 20 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलोमीटर पर हावर में जो है, किलोमीटर पर हावर। ब्यूफोर्ट स्केल जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? विंड स्पीड के क्लासिफिकेशन के लिए। ऑनलाइन जितने भी बच्चे हैं आप लोगों को भी समझ में आ रहा है? अगर नहीं आए तो एक बार आप पूछ सकते हो। चलिए थोड़ा जल्दी लिखना। ब्यूफोर्ट स्केल के अंदर भी जो है, अगर हम क्लासेस अगर आपसे पूछा जाए, यहां पर अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए, ब्यूफोर्ट स्केल में कितनी क्लासेस हैं? ठीक है, तो क्लासेस अगर आपसे पूछा जाए, रेरेस केस होगा वैसे तो, क्लासेस अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल इसके अंदर 12 क्लास है। ठीक है, टोटल इसमें 12 क्लास है। ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगा कि किस स्केल के द्वारा जो है विंड की स्पीड को क्लासिफाई किया गया है। लिख लिया?
अभी मैंने लिखा है कि एक स्केल होता है जो विंड की स्पीड का क्लासिफिकेशन करता है। जैसे 5 किलोमीटर पर आवर से चलेगी तो उसको काम विंड बोल दिया, 5 से 10 किलोमीटर की चलेगी तो स्ट्रॉन्ग विंड बोल दिया, ग्लेज बोल दिया, मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो इस तरीके से जो ब्यूफोर्ट स्केल ने एक चार्ट बनाया है, एक क्लासेस बनाई है, तो उसमें टोटल क्लासेस कितनी है? 12। जिस तरीके से सॉइल टेक्सचुअल क्लासेस टोटल कितनी है? 12 है। ठीक है, लिखा आपने यहां तक? चलिए, सेकंड ये भी लिख लीजिए आप इस तरीके से डायग्राम बना के। यूनिट ऑफ विंड डायरेक्शन डिग्री होती है, यूनिट ऑफ विंड स्पीड किलोमीटर पर आवर या मीटर प्रति सेकंड होता है। एक और लिख लेना यहाँ पर, कन्वर्जन है, कभी कभी पूछा जाए तो 1 नॉट बराबर 1 न्यूटिकल पर माइल 0.52 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये भी लिख लेना आप, अभी मैं बताता हूँ ये है क्या। 1 नॉट बराबर 1 न्यूटिकल पर माइल इज इक्वल टू 0.52 मीटर प्रति सेकेंड। माइल पर हावर 0.85 किलोमीटर पर हावर। ये नीचे वाली लाइन भी लिख लेना एक बार। 1 नॉट बराबर 1 न्यूटिकल पर माइल 0.52 मीटर प्रति सेकेंड। 1 नॉट के कनोट नहीं है ये ना, नोट है ये। ठीक है, जैसे कि नाइफ होता है तो उसको नाइफ नहीं बोलना है। ठीक है, 1 नॉट इज इक्वल टू 1 न्यूटिकल माइल पर हावर, 1 न्यूटिकल पर माइल सॉरी 0.52 मीटर प्रति सेकेंड, 1.15 माइल पर हावर और 0.85 किलोमीटर पर हावर। अभी मैं समझाता हूं ये है क्या, यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद हो जाए तो ठीक है, वरना इसका ज्यादा लोड नहीं ले लेना है। हाँ, स्पीड के बारे में बताता है। 1 नॉट जो है वो विंड स्पीड को मेजर करने का एक तरीका है। क्या न्यूटिकल का मतलब ये जो है, कुछ कंट्रीज के अंदर जो है विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए ऐसे टर्म्स यूज किए गए हैं। ठीक है, 1 न्यूटिकल पर माइल के अंदर 0.52 मीटर प्रति सेकंड होता है, ऐसा मेंशन किया गया है उन्होंने। ठीक है, एक बार ये लिखा, देखो यहां से क्वेश्चन वो लिखा हुआ है 0.85 किलोमीटर पर आवर। 1 नॉट बराबर 1 न्यूटिकल पर माइल इज इक्वल टू 0.52 मीटर प्रति सेकेंड इज इक्वल टू 1.15 माइल पर आवर बराबर 0.85 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपका दिमाग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया होगा कि थोड़ा सा मैथमेटिकल ज्यादा चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये चीजें अगर याद हो जाए तो याद रखना है, वरना लोड नहीं लेना है। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, बहुत रेयरेस्ट केस है। आपसे अगर पूछा जाए कि नॉट जो है वो किसकी यूनिट है, या नॉट किसके लिए यूज किया गया है, विंड डायरेक्शन के लिए, विंड स्पीड के लिए, प्रेशर के लिए, टेम्परेचर के लिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसके लिए, ये विंड स्पीड के लिए। क्योंकि मीटर प्रति सेकंड की बात करें, माइल पर आवर की बात करें, किलोमीटर पर आवर की बात करें, तो ये सब किसके लिए यूज किया गया है, स्पीड के लिए। तो नोट किसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, विंड स्पीड के लिए। ब्यूफोर्ट स्केल किसके लिए यूज किया जाता है, विंड स्पीड के क्लासेस को डिटरमाइन करने के लिए। विंड स्पीड जो है किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा, रॉबिन्सन कप एनीमोमीटर के द्वारा या दीने प्रेशर कप एनीमोमीटर के द्वारा। ठीक है, चलिए एक बार ये छोटा सा ये बनाइए, फिर हम आगे चलते हैं। पूरे ग्लोब की बात करते हैं तो 0 डिग्री जो होता है उसको इक्वेटर बोलते हैं, इसी को ट्रॉपिकल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सन जो है
वो सीधा जो है इंसिडेंट करता है अपने रेडिएशन को, इस वजह से टेम्परेचर जो है हाईएस्ट होता है। सबसे पूरे ग्लोब के अंदर हाईएस्ट टेम्परेचर जो है इक्वेटर पर पाया जाता है, हाईएस्ट रेनफॉल जो है इक्वेटर पर होती है, हाईएस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इक्वेटर पर होती है। यहाँ पर जो फॉरेस्ट होते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होती है। ज्यादा टेम्परेचर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ठीक है। और अगर हम 30 डिग्री चाहे नॉर्थ में बात करें या फिर साउथ में बात करते हैं, इसके कंपैरिजन में टेम्परेचर कम होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है। तो विंड का जो मोशन होगा वो 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर होगा, चाहे वो नॉर्थ की बात हो चाहे साउथ की बात हो। 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर जो मोमेंट होता है वो इस डायरेक्शन से होता है। इस वजह से इनको एस्टरलीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टरलीज। और कहां पर आ रही है? ट्रॉपिकल पर आ रही है, इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल एस्टरलीज कहा जाता है या फिर ट्रेड विंड कहा जाता है, ठीक है। हाँ, 0 to 5 में भी मैं बताऊंगा क्या लिखना है। एक और लिख लेना स्टार डाल के, 0 to 5 डिग्री लेटीट्यूड को नोन एज अ डोल्ट्रम। 0 to 5 डिग्री लेटीट्यूड नोन एज अ डोल्ट्रम, ठीक है। डोल्ट्रम, DOLD, डोल्ड ड्रम, सॉरी। डोल्ड ड्रम। 0 to 5 डिग्री जो है लेटीट्यूड को क्या कहा जाता है? डोल्ड्रम कहा जाता है। इनको ट्रेड विंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने जमाने में जो अधिकांश जो ट्रेड हुआ करता था, जो व्यापार हुआ करता था पूरे विश्व के अंदर, वो सबसे ज्यादा इसी जोन के बीच में हुआ करता था, 0 से 30 डिग्री नॉर्थ में और 0 से 30 डिग्री आपके साउथ के अंदर। इस वजह से इस जोन के अंदर जो वायु चलती थी उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड बोलते हैं। अगर आप भूगोल को हिंदी में पढ़ोगे तो इनको व्यापारिक पवनें कहा जाता है। अभी उसको हम समझेंगे, बस केवल आपको ये वाला फंडा समझना है यहां तक का, ठीक है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में तभी ये क्वेश्चन अराइज होंगे, वरना जनरली अगर पूछा जाएगा तो वो क्या? हाँ, इक्वेटर पर बारिश ज्यादा होगी। हाँ, अर्थ समिट हुआ था 1992 के अंदर। हाँ, बारिश ज्यादा होती है, लेकिन जो भी इस इक्वेटर के आसपास होंगे, चाहे वो केन्या हो या कुछ भी हो, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, सदाबहार है। उस जंगल का यार नाम तो मेरे को भी पता नहीं है, रिकॉल करो फटाफट, याद करो। नहीं नहीं, सही बोल रहा हूँ, लेकिन अमेजन जोन, हाँ अमेजन जोन, अमेजन फॉरेस्ट। एक होता है जंगल, एक होता है वन, दोनों में क्या डिफरेंस है पता है आपको? दोनों को फॉरेस्ट बोलते हैं, फिर जंगल और वन क्यों बोलते हैं? चलो ये वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी लिखो फटाफट, बातें मत करो, पहले ये लिखो। ट्रेड विंड या ट्रॉपिकल एस्टरलीज, मोशन ऑफ विंड 30 to 0 डिग्री इन नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। अब आप पूछ रहे हो सर ऐसा क्यों है, ये ईस्ट में क्यों चल रही है, वेस्ट से क्यों नहीं चली, है ना, ये क्वेश्चन आपका होगा। तो अर्थ के अंदर जो है 2-3 फोर्स होते हैं। कोरियोलिस फोर्स होता है जिससे अर्थ जो है वो मूव करती है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर चलती है, ठीक है। अब वो कोरियोलिस फोर्स अगर मैं ज्यादा जाऊंगा उसमें अर्थ की रोटेशन की वजह से, ठीक है। अगर आपको वहां पर वो फंडा समझ में आ गया, इक्वेटर के अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, 30 डिग्री पर जो है टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये इजीली आपको समझने में आ जाएगा, ठीक है। मोशन ऑफ विंड 30 to 0 डिग्री इन नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। लिखा? चलिए लिख लिया यहां तक? चलो एक बार और मैं वापस बनाता हूं क्योंकि
ऐसा कहा जाता है कि किसी चीज को बार बार आप लिखते हो तो ज्यादा याद होता है ना। तो मेरे को तो याद है कि 0 डिग्री, इसको क्या कहा जाता है? 0 डिग्री को इक्वेटर कहा जाता है। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं 30 डिग्री, एक और है इसमें 60 डिग्री, और यहाँ पर 90 डिग्री, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। ठीक है, इधर 90 डिग्री को क्या कहा जाता है? साउथ पोल कहा जाता है। ठीक है, एक और होता है यहाँ पर 30 डिग्री, एक और होता है 60 डिग्री, और 90 डिग्री आपके सामने है। एक चीज और याद रखना है, नॉर्थ में हो या साउथ में हो, इस 30 डिग्री को जो है हॉर्स लेटीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्स लेटीट्यूड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हॉर्स लेटीट्यूड किसे कहा जाता है, 30 डिग्री चाहे वो नॉर्थ में हो, 30 डिग्री चाहे साउथ में हो, तो उसको क्या कहा जाता है? हॉर्स लेटीट्यूड। अभी हम बात करेंगे इसको हॉर्स लेटीट्यूड क्यों कहा गया है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये थोड़ा सा गैप जो है वो कम ज्यादा हो गया है, इसको आप समझिए ना। पहले हमने देखा कि जो विंड है वो किस डायरेक्शन से कहां की ओर चल रही है। यहां पर टेम्परेचर ज्यादा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था, यहां टेम्परेचर कम था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था, तो विंड जो है वो कहां से कहां की ओर चल रही थी? इस डायरेक्शन के अंदर, यानी इस डायरेक्शन। अगर यहां पर बात करें तो इस डायरेक्शन से। ठीक, और इन विंड को हमने क्या कहा? ट्रेड विंड कहा या ट्रॉपिकल एस्टर्लीज कहा। 0 से 5 डिग्री लेटीट्यूड को हमने क्या कहा था? डोल्ड्रम कहा था। यहां तक का फंडा क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं पोल पे। ठीक है, तो पोल पे टेम्परेचर कम होता है ज्यादा होता है? पोल्स पे टेम्परेचर जो है क्या होता है? सबसे कम होता है, और टेम्परेचर जब कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां रहेगा ज्यादा। ये चीज क्लियर है? यदि हम 60 डिग्री और 90 डिग्री में कंपेरिजन करें तो 60 डिग्री का टेम्परेचर क्या रहेगा? 60 डिग्री का टेम्परेचर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। इधर भी अगर हम बात करें तो टेम्परेचर यहाँ क्या रहेगा? ज्यादा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। यदि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि विंड जो है वो 60 डिग्री से 90 डिग्री की ओर चलेगी या 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर चलेगी? 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर। ये चीज क्लियर है? कल भी मैंने बताया था कि जहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो वहां से कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर क्या होता है? विंड का मोशन होता है। तो 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर या 60 डिग्री से 90 डिग्री की ओर? 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर। ये चीज क्लियर है भाई? 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर ही तो चलेगी ना, क्योंकि हाई एटमॉस्फेयर। तुम यूं कर रहे थे ना? ठीक, चलिए, चलो कोई ना, चलिए। तो यहां पर जो विंड का मोशन होगा वो भी आपका इस तरीके से। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करते हैं, ठीक, ये किस डायरेक्शन से चल रही है? ईस्ट डायरेक्शन से चल रही है, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे? एस्टर्लीज विंड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एस्टर्लीज। लेकिन ये कहां से चल रही है? पोल से चल रही है, यानी पोलर से चल रही है, तो इस वजह से इनको हम क्या बोलेंगे? पोलर एस्टर्लीज। तो एक टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ गया, पोलर एस्टर्लीज। पोलर एस्टर्लीज क्या होती है? ऐसे विंड होते हैं जो कहां से कहां की ओर चलते हैं? 90 डिग्री इन नॉर्थ एंड साउथ पोल टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, हेमिस्फीयर बोल दो, पोल बोल दो, आपको सही रहेगा। ये चीज क्लियर है क्या कि पोलर एस्टर्लीज क्या होती है? ऐसे विंड जो कहां से चलती है? 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथर्न लेटीट्यूड ही आएगा केवल, यहां पर पीछे हम हेमिस्फीयर लिखेंगे, हेमिस्फीयर। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल, कहां चल रही है? 60 डिग्री की ओर, नॉर्थ में और साउथ के अंदर। तो ऐसे विंड को हम क्या बोल रहे हैं? ईस्टर्न से चल रही है, इस वजह से क्या कहा जाएगा? पोलर एस्टर्लीज, क्योंकि ऊपर क्या है? पोलर है। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे पोलर एस्टर्लीज जो है कहां से कहां की ओर चलती है, तो आप बता दो कि कहां से कहां की ओर चलती है। ये चीज क्लियर है? अगर आपसे पूछे कोई ट्रेड विंड कहां से कहां की ओर मूव करती है, तो आप क्या कहोगे? 30 डिग्री से 0 डिग्री, चाहे वो नॉर्थ की बात हो चाहे साउथ की बात हो, उनको हम ट्रेड विंड बोलेंगे या ट्रॉपिकल एस्टर्लीज कहा जाएगा। पोलर एस्टर्लीज कहां से कहां की ओर मूव करती है? 90 डिग्री नॉर्थ, चाहे नॉर्थ और साउथ की बात हो, कहां की ओर? 60 डिग्री की ओर। ये चीज क्लियर है क्या? पोलर एस्टर्लीज बता दोगे क्या कहां से कहां की ओर मूव करती है? चलिए, यदि यहां पर एक चीज मैं आपसे पूछूं
कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, दो ही चीज आप अपने पास जोन बचा है, इनके बीच में अगर विंड के मोशन की बात करें तो विंड कहां से कहां की ओर चलेगी। 30 डिग्री में अगर हम बात करें, 30 डिग्री में टेम्परेचर क्या था, कम था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, ज्यादा था, ठीक है, और यहां पर भी लिखा हुआ है। तो विंड कहां से कहां की ओर मूव करेगी, 30 डिग्री से 60 डिग्री। ओके, क्लियर है, दोनों जोन में ऐसा ही होगा, 30 से 60 डिग्री। क्यों कहा आपने ऐसा, क्योंकि हॉट लेटीट्यूड यानी 30 डिग्री का टेम्परेचर 60 डिग्री के कंपैरिजन में क्या है, कम है। जब कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। और हमने कहा है कि जहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है वहां से किसी ओर जाती है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ओर मूव करती है। तो विंड का मोशन कहां से कहां की ओर होगा, 30 से 60 डिग्री। लेकिन इसका जो डायरेक्शन होगा वो वेस्ट साइड से होगा। किस तरीके से होगा, वेस्ट साइड से। तो इधर भी अगर हम देखेंगे तो किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इस वाले जोन को हमने क्या कहा था, यहां पर जो विंड चल रही थी उसको हमने क्या कहा था, ट्रेड विंड कहा था। क्या ये ट्रेड विंड के विपरीत चल रही है क्या, भाई पहले तो इससे चल रही थी, किससे चल रही है, वेस्ट से चल रही है। तो इन विंड्स को हम बोलते हैं एंटी ट्रेड विंड। क्या कहा जाता है, एंटी ट्रेड विंड। क्या कहा जाएगा, एंटी ट्रेड विंड। इन्हें क्या कहा जाएगा, एंटी ट्रेड विंड। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एंटी ट्रेड विंड जो है कहां से कहां की ओर चलती है, एंटी ट्रेड विंड जो है वो कहां से कहां की ओर चलती है। तो आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री, चाहे वो नॉर्थ की बात हो या साउथ की बात हो, क्लियर है, या हॉर्स लेटीट्यूड से 60 डिग्री की ओर। दो तरीके से आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंटी ट्रेड विंड में एंटी ट्रेड विंड, ठीक है। कहां से कहां की ओर, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ से, कहां की ओर, 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की ओर। जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन से आ रही है, वेस्ट डायरेक्शन से आ रही है। इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेस्टर्लीज भी कहा जाता है। क्लियर है, क्या समझ में आया क्या आपको। एक और बार इसको समझते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। पूरे ग्लोब पर जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री लेटीट्यूड पर होता है, ठीक है, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ज्यादा टेम्परेचर होता है, रीजन क्या है कि यहाँ पर सन की रेडिएशन ज्यादा आती है। टेम्परेचर ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा। इस 0 से 5 डिग्री लेटीट्यूड को हम डोल्ड्रम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है और उसका कंपेरिजन हम 30 से जब करते हैं तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है तो विंड कहां से कहां की ओर मूव करेगी, इस 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर मूव करेगी। और इन विंड को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं। और ट्रॉपिकल पर होने की वजह से और ईस्ट डायरेक्शन की आने की वजह से ट्रॉपिकल एस्टरलीज कहा जाता है, चाहे वो नॉर्थ की बात हो चाहे वो साउथ की बात हो। ये चीज क्लियर है, क्या समझ में आई क्या नहीं आई भाई, नहीं आया। ये इसलिए भाग रही है क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, यानी अर्थ के मोशन की वजह से भाग रहा है, ठीक है। एक फोलर या कुछ ऐसा फोर्स होता है, दो फोर्स होते हैं। तो फोलर जब फोर्स लगता है तो उसकी वजह से वेस्टर्न डायरेक्शन से चलती है और कोरियोलिस फोर्स से जो है ईस्ट डायरेक्शन की ओर चलती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। फोर्स के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी विंड, ट्रेड विंड कहां से कहां की ओर मूव करती है, एंटी ट्रेड विंड कहां से कहां की ओर मूव करती है और पोलर विंड कहां से कहां की ओर मूव करती है। ये चीज क्लियर हुआ। इनको हमने बोला ट्रेड विंड या ट्रॉपिकल एस्टरलीज कहा। फिर हमने कहा पोल्स के बारे में। पोल पर टेम्परेचर सबसे लोवेस्ट होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। हमने कंपैरिजन किया 60 डिग्री के साथ, तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो विंड का जो मोशन है वो कहां से होगा, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। डायरेक्शन कैसा है इनका, ईस्टर्न डायरेक्शन है। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, पोलर एस्टरलीज कहा जाता है। ऐसे विंड जो 90 डिग्री से, चाहे वो नॉर्थ की बात हो या साउथ की बात हो, 60 डिग्री की ओर मूव करती है, ऐसे विंड को हम पोलर एस्टरलीज कहा जाता है। समझ में आया क्या। इसके बाद हमारे पास बचा केवल ये वाला जोन। यहां पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो 30 और 60 में टेम्परेचर किसका ज्यादा है, 60 का। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है। यहां पर टेम्परेचर क्या है, कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है। तो विंड कहां से कहां की ओर मूव करेगी, 30 से 60 की ओर मूव करेगी। ये जो चल रही है किसके विपरीत चल रही है, आपके इस वाले जोन के विपरीत चल रही है। इनको हमने कहा था ट्रेड विंड, तो इनको हम क्या कहेंगे, एंटी ट्रेड विंड। इनका डायरेक्शन किस डायरेक्शन से चल रही है, वेस्ट से चल रही है, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे, वेस्टर्लीज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वेस्टर्लीज कहा जाएगा। ये चीज क्लियर है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये हॉर्स लेटीट्यूड क्या है, ये हॉर्स लेटीट्यूड इसे क्यों कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि इस
यहां से जब व्यापार, जब पुराने जमाने में आप देखोगे तो 30 डिग्री से कोई मान लीजिए व्यवसायी है या फिर कोई एंटरप्रेन्योर है, वो क्या करता था, अपना माल जो है यहां से लेकर इक्वेटर की ओर मूव करता था। तो जैसे ही ये, सॉरी मैं गलत बताया आपको, कोई जो है इक्वेटर पे है, कहां पर है, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर अपना माल लेकर कहां जा रहा है, 30 डिग्री की ओर मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे ये कहां से जाएगा, इक्वेटर से ऊपर की ओर जाता जाता है, वैसे वैसे विंड की स्पीड जो है इंक्रीज होती जाती है। और जैसे ही वो 30 डिग्री के पास में पहुंचता था तो इतनी विंड स्पीड होती थी कि उसके जो हॉर्स है वो गिर जाते थे, मतलब उसका माल जो है वो पूरा नीचे गिर जाता था। तो इस वजह से इसे कहा गया है हॉर्स लैटिट्यूड। ज्यादा जानकारी के लिए उत्कर्ष क्लासेस पर एक मधुसूदन सर हैं जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, उनकी बहुत सारी क्लासेस जो है डली हुई है। आप एक बार जो है वहां जाकर ये लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला फंक्शन देख लेना, वहां से और आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, अपने एग्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अपर लेवल की बात हो गई जो हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। तो आपको यहाँ पर केवल ये 3 चीजों के बारे में याद रखना है, पोलर एस्टलीज क्या होती है, एंटी ट्रेड विंड या वेस्टर्लीज क्या होती है, और एक और चीज है आपका ट्रेड विंड या ट्रॉपिकल एस्टर्लीज क्या होता है। ये तीनों चीजें क्लियर है, समझ में आया क्या? चलिए एक बार आप इस खराब से डायग्राम को लिख लीजिए ना, छाप लीजिए फटाफट। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखना है ना। बहुत रेयरेस्ट केस है कि आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन अगर मान लीजिए कभी पूछा भी जाए तो आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको विंड के बारे में कोई सा भी क्वेश्चन राइट या गलत करना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए, जहां का टेम्परेचर ज्यादा वहां की विंड स्पीड, वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, और जहां पर टेम्परेचर कम वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा। और विंड कहां से कहां की ओर मूव करती है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो एटमॉस्फेरिक। अगर ये चीज क्लियर है तो कोई सा ही विंड का क्वेश्चन हो आप राइट कर सकते हो उसको। क्यों दोस्त, कर सकते हो ना। सी ब्रीज हो चाहे लैंड ब्रीज हो, किस पे डिपेंड है, केवल टेम्परेचर पर, है ना। और विंड के लिए जो डिटर्मिनेंट फैक्टर है वो कौन सा है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर की वजह से ही क्या चलती है, वायु चलती है। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखो फिर प्रिसिपिटेशन स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ, हाँ बोलो बोलो, अरे मन में नहीं रखना है। हाँ ठीक, हाँ ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि वापस टेम्परेचर जो है वो क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन यही मेंशन है। ठीक है, हम कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं, ग्लोब की स्ट्रक्चर ही ऐसी है। ठीक है, पूरे जो भूगोल पर आप देखते हो वहां पर यही कंडीशन है, इसलिए अपन ने इसको बताया। माइंड में तो चल रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब हुआ होगा कि 0 पर गए तो यहाँ पर टेम्परेचर चला, यहाँ पर गए टेम्परेचर कम, फिर गए तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन ग्लोब की स्ट्रक्चर ही ऐसी है। ठीक है, समझ गए? ठीक है, समझना बड़ी चीज है ना। चलिए अच्छी, क्या बनना है भाटी साहब आपको? नहीं, साइंटिस्ट बनने के बाद भी अगर कोई अगर फिजिकल फिनोमिना है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके मन में ये प्रश्न उठे कि जब वाटर जब जमता है ना, तो वो बर्फ में क्यों बदलता है, वो वेपर में क्यों नहीं बदलता, ऐसा भी आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका कोई जवाब नहीं होता है, जिनका कोई आंसर नहीं होता है, तो प्रकृति ने ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लिखा। आपने सुना होगा कि गंगोत्री के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर गर्म पानी आता है और एक ऐसी जगह है जहां पर ठंडा आता है। तो ये तो प्रकृति की बात है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये अपने समझ से परे है ना, उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। चलिए लिखा, लिख लिया। लिखो पोलर स्टडीज।
है क्या क्या आ गई? अच्छा चलो लिखो लिखो। पुष्पा रोलानिया, सर सीड सोविंग को सेकेंडरी टिलेज में क्यों रखा है, एक बार समझा दो। किसी को पता है सेकेंडरी टिलेज में हम क्यों रखते हैं सीड सोविंग को? सीड सोविंग जो ऑपरेशन है उसको हम सेकेंडरी टिलेज में क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? प्राइमरी में तो प्राइमरी टिलेज का मतलब क्या होता है कि हमें हार्ड लेयर को ब्रेक करना है, ठीक है, सीड सोविंग करते हैं। देखो सेकेंडरी टिलेज के अंदर सीड सोविंग ऑपरेशन को इसलिए रखा जाता है क्योंकि सेकेंडरी टिलेज की जो डेफिनेशन है, लाइटर और फाइनर ऑपरेशन परफॉर्मेड आफ्टर प्राइमरी टिलेज, यानी प्राथमिक भू परीक्षण के बाद जो हल्के क्या बोलते हैं, लाइटर और फाइनर, यानी हल्के और बारीक जो ऑपरेशन किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी टिलेज कहा जाता है। जैसे मान लो आपने कल्टीवेटर चलाया, आपने पाटा लगाया, तो ये क्या है, लाइटर और फाइनर ऑपरेशन, यानी जो बड़े बड़े क्लॉड्स हैं उनको फाइनर क्लॉड्स के अंदर आपको कन्वर्ट करना है और सॉइल को लाइटली कॉम्पैक्ट करना है, पहली चीज। टिले प्राइमरी टिलेज के अंदर केवल हार्ड लेयर को हम ब्रेक कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप सीड ड्रिल भी देखोगे तो सीड ड्रिल की स्ट्रक्चर जो है कहीं ना कहीं कल्टीवेटर के साथ मिलती हुई दिखाई देती है, ठीक है, और कल्टीवेटर जो है वो क्या करता है, बड़े बड़े क्लॉड्स को फाइनर क्लॉड्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सीड ड्रिल जो है वो किसके अंदर आएगा, आपके सेकेंडरी टिलेज के अंदर आएगा। इस वजह से सीड सोविंग ऑपरेशन किसमें आते हैं, सेकेंडरी टिलेज के अंदर आते हैं, ठीक। लिख लिया ये? ये ग्लोब है। अगर हम देखें, आपने सुना होगा, जैसे मान लो ये, चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे ये ग्लोब है, तो अगर मान लो यहाँ से हमें पाकिस्तान जाना है तो हम उड़ के जाएंगे या फिर यूं जमीन, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे या वर्टिकल मूवमेंट करेंगे पाकिस्तान जाने के लिए? जैसे मान लो ये इक्वेटर होती है, ठीक है, और हमारा इंडिया जो है वो कहाँ पर है, इस जगह पर स्थित होता है, 23 लगभग हमारा जो है लेटीट्यूड है। तो अगर हम इंडिया से पाकिस्तान जाना चाहेंगे तो इसमें यूं ऊपर की ओर जाएंगे या किधर जाएंगे, मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे या वर्टिकल मूवमेंट करेंगे? वर्टिकल करें? अबे लच्छों, वर्टिकल मूवमेंट कैसे करेंगे? वर्टिकल मूवमेंट करेंगे तो हम एटमॉस्फेयर में जाएंगे, कहाँ जाए, हॉरिजॉन्टल मोशन करेंगे। चलो चलिए आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, चलिए आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है। एक वर्ड होता है प्रेसिपिटेशन, चलिए बताइएगा, प्रेसिपिटेशन, और एक वर्ड होता है रेनफॉल। एक प्रेसिपिटेशन होता है और एक होता है रेनफॉल, दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल? साइज का फर्क है, किसकी साइज का फर्क है? चलिए अब हो गया आप लोगों का, शांत रहो, ठीक है। देखो प्रेसिपिटेशन की जब भी हम बात करते हैं इसको हिंदी में कहा जाता है वर्षण। क्या कहा जाता है? वर्षण कहा जाता है। किसी भी फॉर्म में वाटर का एटमॉस्फेयर से अर्थ की सरफेस पर आना क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जबकि अगर हम रेनफॉल की बात करते हैं तो रेनफॉल कहा जाता है कि जब आने वाली जो वाटर है उसकी ड्रॉपलेट की साइज मोर देन 0.5 mm से 4 mm तक अगर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेनफॉल कहा जाता है। और उस ड्रॉप को, उस वाटर की ड्रॉप को क्या कहा जाता है? रेन ड्रॉप कहा जाता है। ये चीज क्लियर है? तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं एनी फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ सरफेस, ठीक, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। सेकंड वर्ड है हमारा रेनफॉल। रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो रेनफॉल किसे कहा जाता है? मोर देन 0.5 mm टू 4 mm ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, इसे क्या कहा जाता है? रेनफॉल कहा जाता है। और इन ड्रॉप्स को क्या कहा जाएगा? रेन ड्रॉप कहा जाएगा। तो आपने एक वर्ड सुना होगा ड्रिजल, सुना है ड्रिजल? यदि ड्रॉपलेट की साइज, वाटर ड्रॉपलेट की साइज 0.5 mm से अगर कम होती है, ठीक है, लेस देन 0.5 mm ड्रॉप ऑफ वाटर, इसे क्या कहा जाता है? ड्रिजल कहा जाता है। किसी भी फॉर्म में वाटर का एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस पे आना क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन। आने वाली वो वाटर जो है
उसके ड्रॉप्स की साइज यदि 0.5 mm से ज्यादा और 4 mm तक है तो उसे क्या कहा जाता है, रेनफॉल कहा जाता है। रेडी एंड रेडी के अंदर ये वैल्यू जो है मोर देन 0.5 mm टू 7 mm दिया हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो 0.5 mm टू 4 mm है। ठीक है, ड्रिजल क्या होता है कि लेस देन 0.5 mm ड्रॉप ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, ड्रिजल कहा जाता है या फिर बादलों का रोना कहा जाता है। ठीक है, आपने गांव में देखा होगा कि जब बहुत हल्की हल्की बौछारें होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिजल बोलते हैं। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि आपके लोकल लैंग्वेज में इस ड्रिजल को क्या कहा जाता है, किसकी शादी होना बोला जाता है? अरे यार, किसकी? हाँ, समझ गए। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए आप समझ गए हो, मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, तो यहाँ पर समझ में आया कि आपको प्रिसिपिटेशन और रेनफॉल और ड्रिजल में अंतर। चलिए, इसके बाद में दो तीन चीजें और मैं आपसे बात कर लेता हूं, फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। यहां पर जो है भाई बात नहीं यार ना, एक आपने सुना होगा रेनी डे, एक वर्ड आपने सुना होगा क्रॉप रेनी डे, और एक वर्ड आपने सुना होगा सोविंग मंथ। इन तीनों में क्या अंतर है? सुपरवाइजर 2018 का पेपर या 2020 का पेपर दिया होगा तो आपने मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के बारे में सुना होगा, या डबल का पेपर दिया होगा तो वहां से भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। देखो, रेनी डे, डे का मतलब कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। कितने होते हैं? 24 आवर्स। ठीक है, और इन 24 आवर्स में यदि बारिश जो है कितने से ज्यादा हो, 2.5 mm से अगर ज्यादा बारिश हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेनी डे। या एक दिन में कितने mm से ज्यादा बारिश हो, मोर देन 2.5 mm हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेनी डे। वर्ड क्या लग गया, क्रॉप रेनी डे। क्रॉप रेनी डे के केस में याद रखना है, एक दिन में होने वाली बारिश जो है कितने से ज्यादा हो, मोर देन 5 mm से ज्यादा हो 24 आवर्स में या एक दिन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप रेनी डे। उसके बाद वर्ड आता है सोविंग मंथ। आपने देखा होगा कि जब जुलाई का महीना स्टार्ट होता है तो अखबार में एक न्यूज आती है कि कृषि अधिकारियों के मुताबिक जुलाई का महीना जो है बुआई के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, ऐसा वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई सा भी महीना जिसके अंदर जो बारिश है, जो रेनफॉल है, वो यदि मान लीजिए एक मंथ में जो टोटल बारिश हुई है, टोटल रेनफॉल हुआ है, वो कितने mm से ज्यादा हो, 20 mm से ज्यादा हो। कितने mm से ज्यादा हो, मोर देन 20 mm हो। 20 मिलीमीटर से अगर ज्यादा बारिश एक महीने के अंदर होती है तो उस मंथ को क्या बोलते हैं, सोविंग मंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोविंग मंथ। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है रेनी डे से, यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर टोटल रेनी डे, टोटल रेनी डे, इंडिया के अंदर टोटल रेनी डे कितने होते हैं, 130 दिन जो है वो क्या है, रेनी डे है। लेकिन एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इफेक्टिव रेनी डे। इफेक्टिव रेनी डे की अगर हम बात करते हैं तो कितने हैं, 75 डेज, यानी 365 दिन में से 130 दिन ऐसे होते हैं जहां पर बारिश जो है 2.5 mm से ज्यादा होती है। पूरे भारत के अंदर ये एक एवरेज निकाला गया है, जबकि 75 दिन ऐसे होते हैं। अब इफेक्टिव रेनी डे, एक वर्ड आपको समझना है, जैसे कि हम रेनफॉल की बात करते हैं, जैसे 1000 mm बारिश हुई लेकिन क्रॉप प्लांट्स ने केवल 200 mm बारिश का ही यूज किया है। ठीक है, तो उस रेनफॉल को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रेनफॉल। यानी टोटल रेनफॉल में से कितना पोर्शन क्रॉप प्लांट ने यूज किया है वो क्या कहलाता है, इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, the fraction of total rainfall that is utilized by the crop plants is known as a effective rainfall। इसी तरीके से 130 दिन ऐसे दिन थे जहां पर बारिश 2.5 mm से ज्यादा हुई, लेकिन 75 दिन जहां 2.5 mm से ज्यादा बारिश हुई थी उन्होंने किसने यूज किया है, क्रॉप प्लांट्स ने उसको यूज किया है। तीन क्वेश्चन जो है रेनी डे से बन रहे हैं कि रेनी डे किसको बोलेंगे, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर टोटल रेनी डे कितने होते हैं, इफेक्टिव रेनी डे कितने होते हैं, क्रॉप रेनी डे का मतलब क्या है और सोविंग मंथ का मतलब क्या है। एक बार आप इसको उतारिए, फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में जो है प्रिसिपिटेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। मोहित मीना बता रहे रिमझिम बोला जाता है, रिमझिम, रिमझिम सावन है, बरस बरस जाए, एक गाना है, सुना है तुमने? हाँ ये भी है। क्या नहीं लिखा, अच्छा बीकानेरी सॉन्ग है। हाँ मतलब समझ, चलिए कोई ना, कोई ना, चलिए थोड़ा जल्दी लिखना। कहां पे, एनी फॉर्म ऑफ वाटर फ्रॉम एटमोस्फियर टू अर्थ सरफेस, फ्रॉम FROM, थोड़ा समझो यार जज्बातों को, वो एम लगता नहीं है, मतलब है ना, लगाना पड़ता है। थोड़ा सा राइटिंग खराब है,
नहीं, अच्छा ठीक है। क्या? नहीं, मेरे कॉपी में अच्छी राइटिंग आती है ना, लेकिन समझ में किसी को नहीं आता मेरी राइटिंग। अगर मैं लिखूं तो आ जाती है तुम्हें? फिर अच्छा। चलिए, होशियार हो मतलब लोग सब। आपकी अगर जहाँ इच्छा हो, जहाँ श्रद्धा हो वहाँ लिख सकते हो ना। अगर आपके पेज में अगर खाली जगह हो पास में तो आप लिख सकते हो। मेरा थोड़ा सा ये एक ड्रॉबैक है कि मैं चीजों को मतलब ऐसे कनेक्ट करके लिख देता हूँ ना। आपको भी कभी कभी लगता होगा कि सर कहाँ की चीज को कहाँ लिख देते हैं। अब इस डेफिनेशन को अगर हम लिखें 24 आवर्स में जो है 2.5 mm से ज्यादा बारिश होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो भी है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं वापस। ओके।